हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर 23, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। तो बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस। सो इसमें सेक्शन 272 से 283 तक आएगा। एंड आगे का है वो कमीशंस के सेक्शंस है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सो सेक्शन 272 लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स, पहले अपन सेक्शन रीड करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन व्हाट शैल बी फॉर पर्पस ऑफ दिस कोर्ट द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्टेट के पास में इस सीआरपीसी के अंदर, इस कोड के अंदर स्टेट के पास में एक पावर है जो ये बता सकती है कि उस स्टेट के कोर्ट की लैंग्वेज क्या हो सकती है। जैसे पंजाब है, ओके, तो पंजाब है, पंजाब के अंदर कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश और पंजाबी भी रहेगी। राजस्थान है, हिंदी, इंग्लिश, और गुजरात है तो गुजराती हो गया, इंग्लिश हो गया। तो ये चीज़ होती है, ये स्टेट के पास में पावर होती है कि वो अपने लैंग्वेज, कोर्ट की लैंग्वेज को कैसे डिसाइड करेगा वो। तो वो स्टेट के पास में इस कोर्ट के अंदर पावर है। ओके, अब अगला देखते हैं 273। 273 सेक्शन में एक बार अपन रीड कर लेते हैं पहले। Evidence to be taken in the presence of accused, except as otherwise expressly provided. All evidence taken in the court of the trial or other proceedings shall be taken in the presence of the accused, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader. सिंपल सी बात है कि जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी एविडेंस जब कोर्ट की ट्रायल चल रही होती है या कोई भी अदर प्रोसीडिंग चल रही होती है, कोई भी सुनवाई हो रही है कोर्ट में, तो जितने भी एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं उधर, जितने भी एविडेंस शो हो रहे हैं, तो जितने भी प्रोसीडिंग्स जितनी भी हो रही है वो सब अक्यूज की प्रेजेंस में होनी चाहिए। और किसी कारणवश अगर अक्यूज वहाँ नहीं है या कोई भी दिक्कत हो गई तो उसका जो प्लीडर है उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए। और इसकी जो पहली लाइन है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ये अभी मैं बाद में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरी डिफाइन होगी अलग ढंग से। तो इसमें एक प्रोविज़ो है, तो पहले इस प्रोविज़ो की हिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोविज़ो एंटर हुआ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में। तो ये जो 2013 का जो केस हुआ था उसके रिगार्डिंग ये प्रोविज़ो अमेंडमेंट में लाया गया था। तो इसमें ये है कि सिंपल, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एविडेंस ऑफ द वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हु इज़ एलेक्ट टू हैव, ये सिंपल सी बात इसमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी लड़की, कोई भी वुमेन उस 18 ईयर से कम है, उसके साथ रेप हुआ है या फिर वो रेप विक्टिम है, रेप हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, कुछ भी हुआ है उसके साथ, तो उस समय वहाँ पे कोई नीड नहीं है कि वो उसको अक्यूज के सामने ही एविडेंस पेश करने पड़े। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि रेप जैसी चीज़ और सेक्सुअल ऑफेंस जैसी चीज़ बहुत सेंसिटिव केस हो जाते हैं ये। तो इस समय इतना वुमेन को, उस समय वो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी होती है, वो डर भी जाए, वो घबरा जाएगी, वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, मतलब बहुत सेंसिटिव केस हो जाते हैं ना इसमें। तो इसको प्रोविज़ो को फिर ऐड किया गया। और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है। इन दिस सेक्शन अक्यूज्ड इंक्लूड्स अ पर्सन इन रिलेशन टू हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 हैज़ बीन कमेंस्ड अंडर दिस कोड। चैप्टर 8 जो सीआरपीसी का है उसमें जो अक्यूज़ की डेफिनेशन दे रखी है, अक्यूज़ की जो बता रखी है, टिप्पणियाँ जो दे रखी है अक्यूज़ के बारे में, वो इस पे लागू होगी। Basically, this section makes it obligatory that evidence for both prosecution and defense should be taken in the presence of accused. If this not done correctly, then the court can vitiate it by failure. So meanwhile, main ये है that कि mere cross examination is not sufficient in the presence of the accused. तो अपन मेन रीज़न इसको लाने का सेक्शन का ये हो सकता है, और ये है भी कहीं ना कहीं, कि जैसे सिर्फ एक विटनेस बताना, सिर्फ विटनेस कोर्ट को देना, सिर्फ एक एविडेंस कोर्ट को देना, ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता। कि जैसे अगर कोई केस चल रहा है तो अक्यूज्ड है, उस पर पहले से भी कोई केस हो सकता है, अक्यूज्ड के सामने क्या क्या एविडेंस दिखाए जा रहे हैं, अक्यूज्ड को पता होना चाहिए ना इस चीज़ का। कि जैसे अगर कोई भी, अगर उसका पहले वाला केस है
अब वो अक्यूज वहाँ प्रेजेंट नहीं हो, या फिर उसका प्लीडर भी अगर मान लो वहाँ प्रेजेंट नहीं हो, उसका पहले का केस का अगर कोई भी फैक्ट्स हो, कोई भी एविडेंस हो, कुछ भी हो वहाँ शो कर दिया जाए, तो कोर्ट तो गुमराह हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? सिंपल सी चीज़ है। अक्यूज को कुछ पता ही नहीं लगेगा कि उसके साथ में क्या हो गया। अगर उसने वो क्राइम करा हो या नहीं करा हो, कोर्ट को डिफेंस गुमराह कर सकता है। तो इसके लिए इस सेक्शन को लाया गया कि अक्यूज या फिर उसका कोई भी प्लीडर, तो वो कोई ना कोई तो कोर्ट में प्रेजेंट हो ही अगर जिस समय ट्रायल चल रहा हो, प्रोसेस चल रहा हो पूरी, तो उस समय कोई ना कोई तो प्रेजेंस हो ही। ओके, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, इसका मतलब ये है सिंपल कि इस सेक्शन 273 जो सेक्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस किस में लिखे हुए हैं? सेक्शन 299 एंड 317, ये दो सेक्शन है, नोट कर लेना, 299 एंड 317। अब ये दो सेक्शन है, ये क्या बोलते हैं? ये कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताते हैं जिसमें अक्यूज्ड की एब्सेंस में कोर्ट रिकॉर्ड कर सकता है एविडेंस। ये सर्कमस्टेंसेस बताते हैं 299 एंड 317, ये बार बार बता रहा हूँ मैं। और इसमें ये होगा बेसिकली कि अगर अक्यूज प्रेजेंट नहीं है, अगर अक्यूज्ड कोई भी कारणवश कोर्ट में नहीं आ पाया है, या फिर जो सेक्शन 273 के प्रोविजो में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट, जिसमें 18 ईयर्स से कम किसी वुमेन को अगर अक्यूज की एब्सेंस में अपना एविडेंस देना है, तो वो सिर्फ उसके प्लीडर के सामने, अक्यूज का जो प्लीडर होगा उसके सामने अपना एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं कोर्ट। लेकिन सारी प्रोसीडिंग्स हमेशा अक्यूज्ड या उसके प्लीडर के सामने ही होगी। मतलब या फिर अक्यूज्ड या फिर प्लीडर, इन दोनों में से किसी एक को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा कोर्ट में ट्रायल के समय। और जो भी कंडीशंस सेक्शन 299 एंड 317 में दी गई है, तो कोर्ट उनके बिहाफ में भी अपनी आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स कर सकता है। ओके गाइस, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, देन डू राइट कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।